हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर एग्जाम की हिस्ट्री विषय से जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हम आज एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मुगल साम्राज्यवाद। देखिए, ये भारत के इतिहास के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। अब अगर हम बात करें कि भाई ये क्लास कौन कौन से स्टूडेंटों के लिए उपयोगी है, तो जो भी स्टूडेंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, चाहे वो यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, आरपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, यूपीपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, उन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है वह है भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्यवाद। और इस टॉपिक को पूरा देखना, और जो भी स्टूडेंट आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड से तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री विषय से, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और क्लास देखने के बाद बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। तो देखिए, इसमें हम मुगल साम्राज्यवाद में हम कौन कौन से विषय का अध्ययन करेंगे। देखिए, मुगल राज्य के बारे में बात करेंगे, शासन के बारे में बात करेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, समाज, कला, स्थापत्य, साहित्य, कृषि और व्यापार, इन सभी विषयों के बारे में बात करेंगे कि मुगलों के समय राज्य कैसा था, शासन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस समय समाज कैसा था, कला कैसी थी, स्थापत्य कैसा था, साहित्य कैसा था, कृषि और व्यापार की किस तरह से उन्नति हुई, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य और शासन प्रणाली के बारे में, स्टेट एंड पॉलिटी के बारे में। तो देखिए, शासन की अगर हम प्रकृति के बारे में बात करें तो मुगलों की सत्ता केंद्रीकृत राजतंत्र थी, यानी कि जो शक्ति थी वो राजा में केंद्रित थी, और जो केंद्रीय परिषद थी वही सारे निर्णय लेती थी। तो मुगलों की सत्ता कैसी थी? केंद्रीकृत राजतंत्र। सम्राट सर्वोच्च सत्ता का स्वामी होता था, यानी कि सम्राट जो था वो पूरी तरह से पूरा जो राज्य था उसका क्या था? राजा था। और उसका आदेश ही क्या होता था? अंतिम होता था। यानी कि कैसा भी नियम है, अगर राजा ने कुछ बोल दिया, सम्राट ने कुछ बोल दिया, तो वही उसका क्या आदेश अंतिम हो जाता था, चाहे वो न्याय प्रणाली कैसी भी रही हो। सत्ता को धार्मिक वैधता प्राप्त थी। बादशाह सलामत की अवधारणा को निरूपित है। यानी कि धार्मिक वैधता मतलब मुगल मुगल जो सत्ता थी वहां पे मुस्लिम धार्मिक जो धर्म के अनुसार क्या है, सत्ता को चलाया जाता था। और इसका उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं बादशाह सलामत की अवधारणा। अब हम आगे बात करें कि भाई मुगल शासन में प्रशासनिक ढांचा कैसा था, कि भाई शासन करने वाला जो ढांचा था वो कैसा था। सम्राट के अधीन विभिन्न मंत्रालय आते थे। वजीर वजीर क्या था? वजीर प्रधानमंत्री, जो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री है, उस समय वजीर हुआ करता था। यह वित्तीय और प्रशासनिक प्रमुख था, यानी मुगल शासन काल में जो वजीर था वो वित्त का काम देखता था। दीवान राजस्व विभाग का प्रमुख था। दीवान क्या था? राजस्व विभाग का प्रमुख। और वजीर जो था वो वित्तीय और प्रशासनिक प्रमुख था, यानी जितने भी प्रशासनिक कार्य थे वो सब कौन करता था? वजीर करता था। मुगल शासन में एक अधिकारी था मीर बख्शी। ये मीर बख्शी सेना के मामलों का प्रभारी होता था। कौन होता था? सेना के मामलों का प्रभारी। सदर धार्मिक और न्यायिक मामलों का प्रमुख होता था। सदर। तो सम्राट जो था वो ज्यादातर जो मंत्रालय थे वो इसी के अधीन आते थे, राजा के अधीन आते थे। और वजीर जो था वो क्या था? वित्तीय और प्रशासनिक प्रमुख था। दीवान राजस्व विभाग का प्रमुख था। मीर बख्शी सेना के मामलों का प्रभारी था। और सदर धार्मिक और न्यायिक मामलों का प्रमुख था। तो सदर का कार्य था कि भाई धार्मिक और न्याय संबंधी मामलों के बारे में निर्णय देना और उन सभी मामलों को देख रेख करना। अब हम बात करें अगला अधिकारी के बारे में बात करें तो मीर सामन शाही महल और वस्तुओं की व्यवस्था करने वाला अधिकारी होता था। सूबेदार प्रांतीय प्रशासक होते थे, यानी प्रांत के जो प्रशासक थे मुगल शासन के दौरान उन्हें किस नाम से जाना जाता था? सूबेदार के नाम से जाना जाता था। प्रांत सूबेदार की अध्यक्षता में संचालित किए जाते थे। प्रत्येक प्रांत में दीवान, बख्शी, काजी, कोतवाल आदि अधिकारी होते थे। तो यानी जितने भी प्रांत थे मुगल शासन के अधीन उन सब में दीवान, बख्शी, काजी, कोतवाल ये सभी अधिकारी रहते थे, और इन सभी अधिकारियों के द्वारा वो शासन जो है चलाया जाता था। अब हम बात करें मुगल शासन के दौरान महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवस्था थी वो थी मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी प्रणाली में शासन प्रणाली में मनसबदारी प्रणाली महत्वपूर्ण थी। इसका आरंभ अकबर ने किया। तो ये सबसे एक क्वेश्चन ये है कि मनसबदारी जो प्रथा है उसकी शुरुआत किसने की? अकबर ने। इसमें क्या होता था
इसमें सैनिकों और नागरिक अधिकारियों को मनसब या रैंक दी जाती थी, और अधिकारी को मनसब रैंक देने के बाद जो दी जाती थी वह जात यानी व्यक्तिगत रैंक होती थी, और सवार सेना रखने की संख्या के आधार पर मनसब दी जाती थी। मनसबदारी मतलब व्यवस्था में मनसब दिया जाता था कि भाई 5,000 मनसब, 7,000 मनसब, और मतलब 1,000 मनसब, 2,000 मनसब। तो जात जो रैंक थी मनसब के दौरान वो व्यक्तिगत रैंक थी, और सवार जो थे कि भाई कितनी सेना उस अधिकारी के पास है उसको उस आधार पर क्या दी। जैसे किसी के पास 5,000 मनसब है तो उसके पास मतलब ये था कि भाई 5,000 की सेना वो व्यक्ति रखता है। तनख्वाह एवं पद तय होते थे। जागीरदारी प्रणाली पाई जाती थी मुगल शासन के अधीन। तो मनसबदारों को राजस्व प्राप्त करने हेतु भूमि जागीर प्रदान की जाती थी। तो जो भी मनसबदार थे मुगल शासन में, उन मनसबदारों को एक भूमि दी जाती थी, यानी एक तरह से जमींदारी व्यवस्था थी कि भाई कोई शासन है और मान लीजिए राज्य है, और राज्य के अंतर्गत छोटी भूमि एक मनसब को दे दी, तो उस पर शासन करने का संपूर्ण अधिकार किसका था? मनसबदार का था। तो जो भी टैक्स ले रहा है वो मनसबदार ही लेगा, और जो भी शासन के निर्णय ज्यादातर जो लेगा वो कौन लेगा? मनसबदार ही लेगा। तो मनसबदारों को राजस्व प्राप्त करने के लिए क्या दी जाती थी? भूमि दी जाती थी मुगल काल के दौरान। आगे हम बात करें अर्थव्यवस्था के बारे में, तो मुगल शासन के दौरान अर्थव्यवस्था कैसी थी? मुगल शासन के दौरान अगर क्वेश्चन आए तो मुख्यतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। कैसी अर्थव्यवस्था थी? कृषि आधारित। शेरशाह सूरी और अकबर ने राजस्व प्रणाली को संगठित किया। टोडरमल द्वारा राजस्व सुधार किया गया। भूमि मापन, फसल दरें, औसत उपज, इन सभी की जो व्यवस्था की गई वो किसने की थी? टोडरमल ने की थी। राजा टोडरमल कहाँ के थे? आमेर के शासक थे राजा टोडरमल। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था, यानी कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भूमि कर। इस भूमि कर को खराज नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? खराज नाम से। उद्योग, हस्तशिल्प और व्यापार सहायक स्तंभ थे। तो उद्योग भी मतलब था उस समय, हस्तशिल्प भी था और व्यापार था। तो वो क्या थे? आर्थिक व्यवस्था के सहायक कार्य थे, सहायक स्तंभ थे। लेकिन अगर मुख्यतः अर्थव्यवस्था किस पे आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। और जो भूमि पर कर लिया जाता था उसको किस नाम से जाना जाता था? खराज के नाम से जाना जाता था। और अगर हम बात करें कि मुगल शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली को सुधारने का कार्य और संगठित करने का कार्य किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने और अकबर ने राजस्व प्रणाली को सुधारने और संगठित करने का कार्य किया। टोडरमल ने भूमि राजस्व सुधार किए, जिसमें भूमि को माप के आधार पर उत्पादन लिया जाता था, फसल की दरें तय की गई, औसत उपज के आधार पर उत्पादन लिया जाता था, जैसे कि मतलब किसान परेशान ना हो। आगे हम बात करें, मुद्रा प्रणाली में सोने की मोहर, चांदी का रुपया और तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। यानी मुगल शासन के दौरान जो मुद्रा थी उसमें सोने की मोहर चलती थी, चांदी का रुपया चलता था और तांबे के सिक्के चलते थे। कारीगरी और हस्तशिल्प भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ थे। तो अर्थव्यवस्था में कारीगरी और हस्तशिल्प का भी क्या था? योगदान था। अब हम राजस्व प्रणाली के बारे में बात करें, तो देखिए अभी अभी मैं बता रहा था कि राजस्व प्रणाली में अकबर के काल में राजा टोडरमल ने दशाला प्रणाली लागू की। कौन सी? दशाला या दशमलव प्रणाली लागू की, जिसमें भूमि का सर्वे किया जाता था, उसका वर्गीकरण किया जाता था, और औसत उपज के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था। और कर की दर क्या रहती थी? 1/3। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि भाई मुगल शासन के दौरान जो टैक्स लिया जाता था वो क्या लिया जाता था? 1/3। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन थी कि यदि फसल नहीं हुई है तो उसे बदल भी दिया जाता था। तो फसल के अनुसार वह परिवर्तनशील था। अगर ज़्यादा हो गई तो 1/3 ही लेंगे, लेकिन मान लीजिए किसी किसान की जो फसल है वो अच्छी नहीं हुई है, तो उस फसल को क्या कर देते थे? बदल दिया जाता था, कम कर लिया जाता था उस टैक्स को। तो ये टोडरमल जो व्यवस्था, राजा टोडरमल ने दशमलव प्रणाली या दशाला प्रणाली को लागू किया, जिसमें भूमि का सर्वेक्षण, वर्गीकरण और औसत उपज के आधार पर क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था। अब हम बात करें मुद्रा के बारे में, तो शुद्ध धातु के सिक्कों की व्यवस्था चलन में थी। सोने की मोहर, चांदी का रुपया और तांबे का दम। तांबे की जो मुद्रा थी उसका नाम क्या था? दम। चांदी की मुद्रा का नाम क्या था? रुपया। मुगल शासन काल के दौरान चांदी की जो मुद्रा थी उसका नाम रुपया, और तांबे की मुद्रा का नाम क्या था? दम। शेरशाह सूरी द्वारा शुरू की गई मुद्रा प्रणाली को मुगलों ने अपनाया।
तो देखिए जो शेरशाह सूरी ने जो मुद्रा प्रणाली शुरू की थी उसको किसने अपनाया? मुगलों ने अपनाया, एज इट इज अपनाया। तो शेरशाह सूरी ने बहुत सारे प्रशासनिक सुधारात्मक कार्य किए और अकबर ने उनको ऐसा क्या किया था, अपनाया था। उद्योग में बात करें तो उस समय उद्योग कौन कौन से थे मुगल शासन में? वस्त्र निर्माण उद्योग चलता था, जिसका कपास, रेशमी वस्त्र, कागज निर्माण, धातु उद्योग, चर्म शिल्प और आभूषण निर्माण, ये उद्योग क्या थे उस समय संचालित थे मुगल शासनकाल के दौरान। अब समाज के बारे में बात करते हैं कि मुगल शासनकाल में समाज कैसा था। देखिए समाज बहुजातीय था, यानी अलग अलग जातों में बटा हुआ था, बहुत सारे धर्म थे और विविध संस्कृतियों का समाज था। हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, पारसी आदि समुदायों का सह अस्तित्व था कि भाई सभी जो लोग थे वो उस शासन में क्या रह सकते थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों का क्या है शासन में क्या महत्वपूर्ण योगदान था। हिंदू भी शासन में प्रशासनिक अधिकारी थे और मुस्लिम भी प्रशासनिक अधिकारी थे। सामाजिक संरचना में 4 प्रमुख वर्ग थे: शासक वर्ग, उलेमा, व्यापारी या कारीगर और कृषक वर्ग। तो ये इम्पोर्टेंट है कि समाज का जो रूप था वो कितने वर्गों में बटा हुआ था मुगल शासन के दौरान? 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग है शासक वर्ग, दूसरा उलेमा वर्ग, तीसरा कारीगर या व्यापारी वर्ग और चौथा था कृषक वर्ग। नारी की स्थिति सीमित थी, लेकिन शाही परिवार की महिलाएं कभी-कभी राजनीतिक भूमिका में भी थीं। तो नारी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो महिलाएं शाही परिवार से क्या बिलोंग करती थी, तो उन महिलाओं की शासन में भी क्या रहती थी, भूमिका रहती थी। अब हम वर्ग संरचना के बारे में बात करें तो शाही वर्ग में कौन कौन आता था? सम्राट, नवाब और मनसबदार आते थे। धार्मिक वर्ग में कौन आता था? उलेमा, मौलवी और पंडित आते थे। व्यापारी वर्ग में कौन आता था? सेठ, साहूकार और बनिए आते थे। और कृषक वर्ग में जो किसान हैं, श्रमिक वर्ग हैं, वो सभी आते थे। तो मुगल शासनकाल के दौरान जो समाज है वो कितने वर्गों में बटा हुआ था? 4 वर्गों में बटा हुआ था। अब हम बात करें स्त्री की स्थिति के बारे में तो सामान्यतः स्त्रियों की भूमिका सीमित थी। शाही महिलाओं की राजनीति में भागीदारी होती थी। इसका उदाहरण कौन है? नूरजहां। नूरजहां की शासन में क्या थी? भागीदारी थी। तो जो शाही महिलाएं थीं वो उनकी शासन में क्या चलती थी? भागीदारी चलती थी, उनके निर्णय भी मान्य किए जाते थे। अब हम बात करें कला और स्थापत्य के विकास के बारे में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो स्थापत्य शैली। अब स्थापत्य शैली में फारसी, तुर्की और भारतीय स्थापत्य का संगम थी। तो मुगल जो स्थापत्य शैली है वह किसका संगम थी? फारसी, तुर्की और भारतीय स्थापत्य का। मुगल स्थापत्य की विशेषता क्या है? देखिए जो भी मुगलों की बिल्डिंग बनी हुई हैं या जो भी उन्होंने किले महल बनवाए, उनमें गुंबद, मेहराब, मीनारें, जाली, संगमरमर का प्रयोग किया। चार बाग प्रणाली यानी चतुर्भुज बगीचे का निर्माण भी मुगलों ने किया। तो चार बाग प्रणाली जो है भारत में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने की? मुगलों ने ही चार बाग प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए स्थापत्य में अगर हम बात करें तो ताजमहल को किसने बनवाया? शाहजहां ने। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हमीदा बानो बेगम ने बनवाया बनवाया था हुमायूं का मकबरा। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई? अकबर ने। लाल किला और जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। तो लाल किले को किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और जामा मस्जिद को शाहजहां ने। ताजमहल को किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था। और अगर उदाहरण के बारे में बात करें तो बाबर ने रामबाग आगरा में बनवाया। अकबर ने आगरा का किला बनवाया, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा बनवाया। और जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कराया और लाहौर के किले का निर्माण कराया। शाहजहां ने ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण कराया। औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद और लाहौर के किले का निर्माण कराया। औरंगजेब ने। चित्रकला में अगर हम बात करें तो मुगल चित्रकला फारसी और राजस्थानी यानी राजस्थानी कह सकते हो आप, भारतीय शैली का क्या थी? मिश्रण थी। प्रमुख चित्रकार मुगल शासक के समय कौन कौन से थे? मीर सैयद अली, अब्दुल समद, अब्दुल मंसूर और बसावन, ये क्या थे? प्रमुख चित्रकार थे मुगल काल के दौरान। अब हम साहित्य के बारे में बात करें कि मुगल शासन के दौरान साहित्य कैसा था। तो फारसी साहित्य के बारे में बात करें तो फारसी मुगल शासन काल के दौरान मुख्य प्रशासनिक भाषा थी। एक इम्पोर्टेंट बात हो गई कि भाई जो भी सरकारी कार्य थे, काज किए जाते थे, वो किस में किए जाते थे? फारसी में। प्रशासन, इतिहास लेखन, धर्मशास्त्र की भाषा थी कौन? फारसी।
प्रमुख ग्रंथ के बारे में बात करें तो नूरमहाली ने मीर ए आलमगीरी नामक ग्रंथ लिखा। नूरमहाली ने क्या लिखा? मीर ए आलमगीरी नामक ग्रंथ लिखा। अकबरनामा और आईन अकबरी जो ग्रंथ है वो किसने लिखा? अबुल फजल ने। ये देखिए आईन अकबरी और अकबरनामा पेपर में पूछा जाता है। मुंतखब उल तवारीख किसने लिखी? बदायूनी ने। इनको देखो एक दो बार हम रिवीजन करेंगे तभी हमें याद होंगे। जहांगीरनामा किसने लिखा? जहांगीर की आत्मकथा है, जहांगीर ने लिखी। मसीर ए आलमगीरी ये किस पर आधारित है? औरंगजेब पर आधारित है। किस पर आधारित है? औरंगजेब पर आधारित है मसीर ए आलमगीरी। अगर हम बात करें मुगल शासन के दौरान हिंदी साहित्य की रचना कौन कौन सी रचना की है, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। रहीम के दोहे का जो रचना है वो मुगल शासन काल के दौरान हुई है। रसखान ने कृष्ण भक्ति काव्य लिखा। और भक्तिकालीन साहित्य का उत्कर्ष समय कहा जाता है मुगल कालीन, यानी भारत में भक्तिकालीन जो साहित्य है उसका उत्कर्ष समय कौन सा है? मुगल काल है। अन्य भाषाओं के बारे में बात करें, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी आदि भाषाओं में भी साहित्यिक रचनाएं हुई। धारा शिकोह, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, किस नाम से? सिर्र अकबर के नाम से। तो इसने ऐसे याद रखो कि भाई दारा शिकोह अपने सिर के ऊपर जो है उपनिषदों का अनुवाद करता है, तो ऐसे ही याद रखेंगे। सिर्र अकबर किस नाम से? सिर्र अकबर नाम से इसने उपनिषदों का क्या किया था? अनुवाद किया था फारसी भाषा में। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आप इसको याद रखें। आगे हम बात करें मुगल शासन के दौरान कृषि की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, तो मुगल शासन के दौरान प्रमुख फसलें जो थी वो गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, कपास, गन्ना आदि जो प्रमुख फसलें थी वो प्रमुख फसलें थी। अर्थव्यवस्था की कृषि जो थी वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी। मैं बता रहा था कि अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी? और कृषि पर आधारित थी, तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया और सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। खाद्यान्न फसलों की बात करें तो गेहूं, चावल, बाजरा और ज्वार थी, और नकदी फसलों में कपास, गन्ना, नील और तंबाकू उस समय नकदी फसलों में उगाई जाती थी। अब हम सिंचाई की बात करें तो मुगल शासन के दौरान कुएं, तालाब और नहरों से सिंचाई होती थी। नहरों का विशेष विकास जो है वो कौन से क्षेत्र में किया गया था? पंजाब के क्षेत्र में नहरों का क्या किया गया था? विकास किया गया था। किसानों के बारे में बात करें तो किसानों को रैयत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रैयत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में कि भाई मुगल शासन काल के दौरान किसानों को किस नाम से जाना जाता था? रैयत नाम से जाना जाता था। कृषकों पर भूमि कर लगाया जाता था। कितना लगाया जाता था? 1/3। और वो भी परिवर्तनशील था, ऐसा नहीं था कि भाई बाध्यता थी। करदाता के रूप में महत्वपूर्ण था किसान, परंतु सामाजिक रूप से निम्न स्थिति में था। प्राकृतिक आपदा में कर माफी या छूट की व्यवस्था भी की जाती थी मुगल शासनकाल के दौरान, कि भाई मान लीजिए कोई अकाल पड़ा या कोई प्राकृतिक आपदा आई और फसल अच्छी नहीं हुई है, तो ये कोई स्ट्रिक्ट नियम नहीं था कि भाई हम कर टैक्स लेंगे ही लेंगे, टैक्स को माफ भी कर दिया जाता था या छूट दे दी जाती थी। अब बात करें व्यापार और वाणिज्य के बारे में बात करें तो व्यापार जो था वो आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से व्यापार होता था। आंतरिक व्यापार के बारे में बात करें तो प्रमुख व्यापारिक मार्गों का विकास किसने किया? शेरशाह सूरी ने प्रमुख व्यापारिक मार्ग बनाए, जैसे जीटी रोड बनाया, ग्रांड ट्रंक रोड, और इन्हें क्या कहा जाता है? शेरशाही मार्ग कहा जाता है। नगर और मेले व्यापार के केंद्र थे, जैसे कुंभ और पुष्कर जो थे वो व्यापार के क्या बने? केंद्र बने। आगे हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बात करें तो मध्य एशिया, फारस और यूरोप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। मुख्य निर्यात वस्तुएं कौन कौन सी थी? मुगल शासन काल के दौरान कपड़े निर्यात किए जाते थे, मसाले, रेशम, कीमती पत्थर ये निर्यात किए जाते थे। कौन कौन सी चीजें निर्यात होती थी? कपड़ा, मसाले, रेशम, कीमती पत्थर निर्यात होते थे। मुद्रा एवं प्रचलन एवं सड़कों का विकास व्यापार को सुगम बनाता था। तो सड़क जो थी, सड़क बनने से क्या था कि भाई व्यापार सुगम हुआ, एक एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में सुविधा हुई। और मुद्रा प्रचलन से क्या हुआ कि भाई मुद्रा के लेन देन से क्या होता है कि व्यापार जो है वो तेजी से होने लगा। महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे मुगल शासनकाल के दौरान? लाहौर, दिल्ली, आगरा, सूरत और बुरहानपुर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। कौन कौन से थे? लाहौर, दिल्ली, आगरा, सूरत और बुरहानपुर। अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी व्यापारियों का मुगल शासन काल के दौरान ही क्या है? प्रवेश होता है, और यही बाद में अपनी अपनी कंपनियां बनाते हैं, और अंत में अंग्रेज जो है वो ब्रिटिश जो है वो विजयी होते हैं और वो भारत को अपना क्या बना लेते हैं? उपनिवेश बना लेते हैं। तो उपनिवेश बनाने में जो
हाथ है कहीं न कहीं मुगल नीतियों का भी रहा है। इन्होंने अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा छूट दी थी और छूट देने के कारण उनकी व्यापारिक कंपनियाँ जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर क्या किया, शासन किया। आगे हम बात करें विदेशी व्यापार के बारे में, तो विदेशी व्यापार में सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली जैसे बंदरगाहों से व्यापार होता था और विदेशों में क्या निर्यात होता था, वस्त्र, मसाले, रत्न, हाथी और इत्र। आयात क्या होते थे, घोड़े, अफीम, बारीक कपड़े और शराब। ये इंपॉर्टेंट है। निर्यात क्या होता था, वस्त्र, मसाले, रत्न, हाथी और इत्र। आयात क्या होते थे, घोड़े, अफीम, बारीक कपड़े और शराब आयात होते थे। विदेशी व्यापारियों का आगमन, सबसे पहले कौन आते हैं, पुर्तगाली आते हैं और गोवा में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। फिर डच, फिर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं 1600 ईस्वी में। फिर कौन आते हैं, फ्रांसीसी। ये क्रम भी है, पूछा जाता है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। इस तरह से विदेशी व्यापारियों को क्या होता है, भारत में आगमन होता है और वो भी कब होता है, मुगल शासनकाल के दौरान। अब हम बात करें मुगल शासनकाल के दौरान न्याय व्यवस्था कैसी थी, जुडिशियल सिस्टम कैसा था। तो न्याय का जो आधार होता था वो इस्लामी कानून था और शरीयत के हिसाब से शासन किया जाता था, न्याय दिया जाता था शरीयत कानून के हिसाब से। गैर मुस्लिमों के लिए स्थानीय प्रथाएं थीं, परंपराएं थीं, पंचायतें थीं। ग्रामीण स्तरों पर पंचायत के माध्यम से भी न्याय व्यवस्था की जाती थी। न्याय के अधिकारी कौन कौन से थे, काजी। काजी को जो मुख्य न्यायाधीश का कार्य करता था वो कौन था, काजी था स्थानीय स्तर पर। सदर साम्राज्य के न्यायिक मामलों का प्रमुख होता था और स्वयं सम्राट भी जो था वो सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता था, क्योंकि सत्ता जो थी वो केंद्रीकृत सत्ता थी। अंतिम निर्णय किसके पास था, सम्राट के पास था। तो जितनी भी न्यायिक व्यवस्थाओं का अंतिम स्रोत कौन कौन होता था, जैसे वर्तमान में हमारे भारत में न्याय व्यवस्था का अंतिम स्रोत कौन सा, सुप्रीम कोर्ट है। तो ऐसे ही मुगल शासनकाल के दौरान न्याय व्यवस्था का अंतिम स्रोत कौन होता था, सम्राट होता था। अब हम बात करें न्यायालयों का वर्गीकरण के बारे में बात करें तो शाही दरबार, सम्राट द्वारा अंतिम निर्णय दिया जाता था शाही दरबार में। प्रांतीय न्यायालय होते थे, सूबेदार की अध्यक्षता में न्याय किया जाता था। और स्थानीय काजी अदालतें होती थीं कस्बों और गांवों में, जहां पर काजी जो थे वो न्यायिक अधिकारी के रूप में क्या करते थे, कार्य करते थे। तो 3 प्रकार के न्यायालय थे, शाही दरबार, प्रांतीय न्यायालय और स्थानीय काजी अदालतें। अब हम बात करें सैन्य प्रणाली के बारे में, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो सैन्य प्रणाली क्या विशेषताएं थी, केंद्रीकृत नियंत्रण था। सेनाओं पर क्या था, केंद्रीकृत नियंत्रण था। घुड़सवारों पर बल दिया जाता था और युद्ध की रणनीति में तोपखाने और हाथियों का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था, तोपखाने और हाथियों का प्रयोग होता था। सेना पर केंद्रीय नियंत्रण था, राजा नियंत्रण रखता था और जितने घुड़सवार होते थे सेना को उतनी क्या है, बलशाली माना जाता था। और मुगल काल के दौरान तोपों का प्रयोग किया जाता था और हाथियों का भी क्या है, युद्ध के दौरान प्रयोग होता था। जैसे हल्दी घाटी के युद्ध में भी हाथियों का प्रयोग हुआ है। सैन्य संगठन के बारे में बात करें तो मीर बख्शी मुख्य सेनापति होता था। मुख्य सेनापति जो था उसको क्या बोलते थे, मीर बख्शी बोलते थे। मनसबदारी प्रणाली के अंतर्गत सैन्य सेवाएं दी जाती थी। 5000, 7000, 2000, 4000 इस तरह से मनसब दिए जाते थे। सैनिकों की जांच प्रणाली चेहरा और दाग लगाकर सैनिकों की क्या है, जांच प्रणाली की जाती थी। प्रसिद्ध युद्ध मुगल शासनकाल के दौरान कौन कौन से हुए हैं, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ मुगल शासनकाल के दौरान हुई हैं। 1526, 1556 और 1761। खानवा, चंदेरी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और बिहार के विद्रोह जो हैं वो मुगल शासनकाल के दौरान लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध हैं। देखिए इनके बारे में डिटेल से अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये हम क्या है, इसका फास्टली रिवीजन कर रहे हैं और थोड़े से समय में इस चैप्टर को समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इतना ही समझना सही है। अब हम बात करें धार्मिक नीति के बारे में कि मुगलों की धार्मिक नीति कैसी थी, रिलीजियस पॉलिसी कैसी थी। तो अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई। सुलह कुल की नीति का अर्थ था सर्वधर्म धर्म समभाव, यानी सभी धर्मों का अकबर ने क्या किया था, सम्मान किया था। धार्मिक सहिष्णुता, ज्यादातर शासकों ने मुगल काल के दौरान धार्मिक सहिष्णुता रखी। धार्मिक सहिष्णुता में सभी धर्मों को सम्मान दिया गया। इबादत खाना की स्थापना की गई विभिन्न धर्मों के संवाद हेतु। इबादत खाना में क्या होता था कि अलग अलग धर्मों के लोग इकट्ठे होते थे और अपने अपने धर्मों पर अच्छी बातों पर क्या करते थे, चर्चा करते थे। और दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने और बीरबल इसका पहला अनुयायी बना था। तो अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई और दीन ए इलाही धर्म की क्या की थी, स्थापना की थी। औरंगजेब की नीति के बारे में बात करें तो इस्लामी कट्टरता और जजिया कर की पुनः वसूली। तो ये बहुत इस्लामिक रूप से कट्टर था औरंगजेब और इसने जजिया कर को पुनः लागू किया। अकबर ने क्या किया था, जजिया कर को समाप्त कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने जजिया कर को क्या दोबारा लगा दिया। मंदिरों को ध्वंस किया, यानी मंदिर तोड़े और गैर मुस्लिमों पर क्या नियंत्रण करने का इसने क्या किया, कार्य किया कि भाई गैर मुस्लिम चाहे वो
सिख धर्म से हो चाहे वो हिंदू धर्म से हो, तो उन पर क्या है, कट्टरवादी मुस्लिम जो नीति है उसका अनुसरण किया। अब हम बात करें हस्तशिल्प और शिल्प उद्योग के बारे में, तो लोकप्रिय शिल्प कौन से थे? जरी कढ़ाई, कालीन निर्माण, कांच का काम, धातु शिल्प, तलवारें बनाना, ये लोकप्रिय शिल्प थे। इनके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? फर्रुखाबाद, काशी, आगरा, लाहौर, ये प्रमुख शिल्प केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थे उस समय। राजकीय संरक्षण की बात करें तो शाही कार्यशालाएं, कारखानों का निर्माण किया गया जहां पर शाही जरूरतों के हिसाब से चीजें बनाई जाती थी। तो राजकीय संरक्षण में यानी कि सरकार जो है वो कारखाने बनाती थी। अब हम बात करें नगर और शहरी जीवन के बारे में, तो मुगल शासन काल के दौरान नगर और शहरी जीवन कैसा था? नगरों का विकास किया गया, प्रशासनिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में नगरों की महत्वता को समझा गया। प्रमुख नगर कौन कौन से थे? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर और अहमदनगर उस समय प्रमुख नगर थे। सुविधाओं के बारे में बात करें तो सड़कों, सरायों, नालियों और बागों की व्यवस्था की गई। कुछ नगरों में अस्पताल अस्पताल को क्या कहा जाता था? दारुल सफा। मदरसे और पुस्तकालय, मदरसे क्या थे? शिक्षा के केंद्र थे, और पुस्तकालय भी बनवाए गए नगरों में। शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करें तो एजुकेशन के बारे में, मुगल शासनकाल के दौरान मदरसे थे। मदरसे इस्लामी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। मकतब प्रारंभिक शिक्षा के लिए मकतब थे, और हिंदुओं के लिए पाठशालाएं थीं और गुरुकुल थे। तो उस समय मुगल शासनकाल के दौरान इस तरह से मदरसे, मकतब, पाठशाला और गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा को दिया जाता था। पाठ्यक्रम के बारे में बात करें तो पाठ्यक्रम कुरान, हदीस, फारसी साहित्य, गणित और दर्शन शास्त्र को प्रमुख पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाता था। प्रसिद्ध विद्वान के बारे में बात करें तो अबुल फजल, बदायूनी, फैजी, दारा शिकोह धार्मिक और साहित्यिक विद्वान थे। तो कौन कौन से थे? अबुल फजल, बदायूनी, फैजी और दारा शिकोह जो क्या क्या थे? धार्मिक और साहित्यिक विद्वान। मनोरंजन और सांस्कृतिक संस्कृति के बारे में अगर हम बात करें, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, तो संगीत में अकबर ने तानसेन को शाही दरबार में स्थान दिया है। नवरत्नों में से एक था तानसेन। तानसेन ने ध्रुपद, ख्याल, कव्वाली जैसे संगीत रूप ध्रुपद गायन की जो शैली थी वो तानसेन ने विकसित की थी। ख्याल, कव्वाली जैसे संगीत जो थे उस समय प्रसिद्ध थे। त्योहार के बारे में बात करें तो होली का त्योहार मनाया जाता था, दिवाली, ईद, नवरोज आदि उत्सव मनाए जाते थे। और आपसी सांस्कृतिक सहभागिता पर क्या दिया? बल दिया कि ऐसा नहीं है कि भाई एक ही धर्म के त्योहार मनाए जाएंगे, दूसरे धर्म के त्योहार नहीं मनाए जाएंगे। अब हम बात करें मुगल काल के महत्व के बारे में। भाई देखिए, मुगल काल में एक लंबे समय तक क्या है शासन किया, तो उसका क्या महत्व है? सिग्निफिकेंस ऑफ मुगल रूल। प्रशासन में केंद्रगत प्रशासनिक व्यवस्था मुगल काल की देन है, और मनसबदारी। कला में ताजमहल, चारबाग शैली और चित्रकला का विकास किया गया मुगल काल में। धर्म में सुलह कुल की नीति का अनुसरण किया गया। धार्मिक सहिष्णुता अकबर के काल में अ, अनुसरण में लाई गई। इसका मतलब यह था कि सभी धर्मों का सम्मान किया गया। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, व्यापारिक समृद्धि हुई। समाज के बारे में बात करें तो सांस्कृतिक एकता थी, यानी सभी संस्कृति के लोग एक जगह रहते थे। और धार्मिक विविधता थी, तो अलग अलग धर्म के लोग जो है उस समय पाए जाते थे, पर सभी एक ही जगह निवास करते थे। इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, तो स्थापत्य शैली में चारबाग, गुंबद और मीनार और संगमरमर का उपयोग किया जाता था। साहित्य कृति में अकबरनामा की रचना किसने की है? अबुल फजल ने। चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन से थे? बसावन और मंसूर। मुद्रा के बारे में बात करें तो मोहर, चांदी का रुपया और तांबे का धम चलाया जाता था मुद्रा के रूप में। कृषि कर के रूप में उपज का 1/3 भाग था, जो भी परिवर्तनशील था। और विदेशी बंदरगाह कौन कौन से थे? सूरत, मछलीपट्टनम और हुगली विदेशी बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध थे। नीति सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता अकबर के समय और धार्मिक कट्टरता औरंगजेब के समय नीति को अपनाया गया। अब हम देखिए निष्कर्ष के रूप में अगर हम बात करें तो मुगल साम्राज्य एक शक्तिशाली, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और प्रशासनिक दृष्टि से संगठित सत्ता थी। शासन की प्रणाली, कला, साहित्य, कृषि, वाणिज्य सभी क्षेत्रों में इसकी छाप भारत पर गहराई से पड़ी, जो आधुनिक भारत की नींव को आकार देने में सहायक हुई। तो ये देखिए, मुगल साम्राज्य जो था एक शक्तिशाली शासन था, केंद्र का शक्तिशाली शासन था, उस समय का एक विशालतम शासन था, और यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध शासन था। मुगल साम्राज्य भारत के इतिहास में एक राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शिखर का प्रतीक रहा। इसके शासनकाल में जो प्रशासनिक संस्थाएं, कला के स्वरूप, सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता और व्यापारिक नेटवर्क विकसित हुए, उन्होंने आगे आने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और आधुनिक भारत की दिशा को देने का प्रयास किया। यानी मुगल साम्राज्य में राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से जो है वो भारत ने क्या की थी? तरक्की की थी।
और एकता को बढ़ावा दिया था, विभिन्न धर्मों की एकता को क्या दिया था, बढ़ावा दिया था। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हिस्ट्री विषय से तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो हिस्ट्री से अन्य जो क्लासेज हमने पहले ही ले रखी हैं उन क्लासेज को आप ज़रूर देखिए। तो फास्ट रिवीजन में थोड़े से समय में आप इस टॉपिक को रिवीजन कर पाओगे। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।